नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। आज हम आए हैं ग्राम शेखपुरा कदीम में। ये लोकसभा पड़ती है सहारनपुर, और अगर विधानसभा की हम बात करें तो ये विधानसभा पड़ती है रामपुर मनिहारन। मुख्य प्रत्याशी हैं, एक है कांग्रेस से इमरान मसूद और दूसरे हैं बीजेपी से राघव पाल शर्मा। पिछली बार ये सीट बीएसपी के फजलुर रहमान के पास थी, लेकिन इस बार ये सीट किसके खाते में जारी है। आज पहला चुनाव है, 19 तारीख है, पहला चुनाव आज है। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज शेखपुरा कदीम के लोग किसकी तरफ जा रहे हैं। दलित समाज में हम खड़े हैं। ये दलित समाज बीजेपी की तरफ ज़्यादा गया है, बीएसपी की तरफ ज़्यादा गया है, या इमरान मसूद की तरफ गया है, ये हम अभी देखेंगे। मेरा नाम संजय कपड़वाल। तो संजय जी, ये बताइए कि 3 प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ से। माना जाता है कि दलित समाज जो है वो कोर वोटर जो है वो बीएसपी का कोर वोटर है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब की बार ये दलित समाज जो है कांग्रेस पर शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ के लोगों का कैसा था नाम? यहाँ के लोगों का बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो थोड़ा डमी है। यदि अगर कैंडिडेट बढ़िया होता तो शायद बीएसपी की वोट, ऐसी वोट जो है सारी की सारी हाथी बजाती, लेकिन कैंडिडेट के होने के नाते इस बार की जो वोट है कम से कम 35% कांग्रेस पे गई है, और वो दिल से दिया है लोगों ने, दिल से। वैसे नहीं दिए हाँ भाई चलो किसी के कहने से, किसी नेता के कहने से नहीं दी। एक अंदर की अंदरूनी आवाज़ थी जो संविधान को ख़त्म करने की बात कर रही थी कि संविधान को ख़त्म कराया जाएगा। तो संविधान के उसमें आके ऐसी वोट, ऐसी जितनी भी वोट है वो 35 से लेकर 40% तक वो कांग्रेस को वोट गई है। बीजेपी को भी शिफ्ट हुआ है वोट? बीजेपी को नहीं, वैसे कर सकता हूँ, कह सकता हूँ मैं भी। अच्छा, तो एक बात बताइए मुझे, रविंद्र मोलू के बीजेपी ज्वाइन करने से लोगों की मानसिकता पे, दलित मानसिकता पे कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, देखो अगर विधायक जी की बात करें रविंद्र मोलू जी की, केवल उनका पर्टिकुलर उन पर कोई दबाव बना तो वो वहाँ गए, ईडी का कोई दबाव बना है, नहीं तो ऐसी कोई उनकी मनसा नहीं थी कि वो बसपा छोड़ते और भाजपा में आते, क्योंकि बहन जी 3 दिन पहले बहन जी के साथ थे और फिर भाजपा में चले गए। वो एक दबाव बना है उन पर। दलित समाज ये कह रहा है कि रविंद्र मोलू ने दलित समाज को टाइम पर ठगा है। नहीं, ऐसा कुछ वो एक अंदरूनी बात है, वो अलग बात थी। वो पहले एक अलग थी, कोई मनमुटाव रहा पार्टी से, वो उस वजह से गए। लेकिन इस बार तो दबाव था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, कोई दबाव रहा होगा कुछ ना कुछ। जी भाई साहब, आप नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार है जी। जी सुशील जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे। कैसा चल रहा है चुनाव? क्या सोच के आपने वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। क्या सोच के वोट डाला आपने? मैंने ये सोच के डाला ये बात है, और जिससे देश का भविष्य सही रहे आदमी को। जो मान लो पढ़े लिखे लड़के हैं, इन्हें रोजगार मान लो मिले, पढ़े लिखे लड़कों को बात है। कौन देगा रोजगार? हाँ बात है, कौन देगा? हाँ जी, कौन देगा? मतलब कांग्रेस तो अच्छी कोई सरकार नहीं की बात है। और कुछ बस जी, विधायक जी के बीजेपी में जाने से क्या फर्क पड़ा है? तो फर्क तो मान लो पड़ता ही आदमी को है जी। क्या दलित समाज को बुरा लगा है रविंद्र मोलू? नहीं, बुरा तो है नहीं, बात है आने वाले वोट होने की है जी। रविंद्र मोलू? हाँ जी, पक्की बात। रविंद्र मोलू से कोई नाराजगी नहीं है? ना जी, कोई नाराजगी नहीं है जी। आप कुछ करें भाई जी? जी। हम क्या कहेंगे, रविंद्र मोलू से नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। हमें तो सिर्फ पंजे को वोट देना था, पंजे को दिया हमने तो वोट। इमरान मसूद वोट दिया जी। इमरान मसूद जीत रहे हैं? जी जीतता 100% जीतते हैं। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी सबका साथ, सबका विकास। किसी ने विकास करा, मुस्लिमों का कुछ भी नहीं करा। नहीं, बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी से क्या दिक्कत है? सबका साथ, सबका विकास हमें चाहिए नहीं बीजेपी। क्यों नहीं चाहिए? पंजे चाहिए, क्यों नहीं चाहिए बीजेपी? बस ऐसे ही चाहिए जी, वैसे ही बस। उसने क्या किया है हमारे? बीजेपी ने हर जगह हिंदू मुसलमान करा जी, जहाँ देख के वहीं से दंगा फसाद। हर जगह जय श्री राम, मुसलमान ने ईद हुई, बकरा ईद हुई अभी तो कितने नमाज पढ़ी लोग बागों ने, कहीं दंगा हुआ, कुछ हुआ, और कहीं शोभा यात्रा का जगह वहीं जय श्री राम के नारा लगाना शुरू कर देंगे। तो जय श्री राम जी तो ठीक है, जय श्री राम के नारे मस्जिद के आगे लगाते रहे जी। बताओ वहीं कहीं फिर क्या कर रहे हैं वहाँ मस्जिद का, कभी झंडे लगा देंगे, कभी कुछ लगा देंगे, धर्म जाति फिर झगड़ा होगा। धर्म जाति पे चुनाव थोड़े होंगे। चुनाव तो अपने दम पे लड़ो, अपने हक पे लड़ो, जिसका कुछ मिल नहीं रहा। अब नमाज हुई, किसी ने दंगा करा, किसी ने कुछ भी करा, उस पे जा रहा है, किसी ने कुछ भी नहीं होते हैं। एक तो हमने प्रत्याशी बदल दिया, हम कांग्रेस को लाएंगे, मिट जाएंगे। वोट देता, लेकिन आपके बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया जी। हम मुस्लिम है, आपका वोट नहीं दिया बीजेपी को, आपका कांग्रेस को वोट दिया। जो हमारे भाई इमरान मसूद है, 60% रहे हैं, ये जातिवादी नहीं करते। हमने इमरान मसूद के साथ है।
ये बहुत बढ़िया आदमी है, सबको साथ लेके चलते हैं। तो राखा लखनपाल में क्या बुराई है? लखनपाल में इब से कुछ समय पहले दूध में झगड़ा हुआ था दलित में और मुसलमानों में, तो इन्होंने भेदभाव करा था, दलित का पक्ष किया जाता था। अरे भाई सब मिलकर एकता के साथ रहे, सब मिलकर रहो, मेरा मिलकर रहो। तो ये बात इमरान बात हक की करी थी वहाँ से जाकर, तो हम भाई इमरान को साथ है, उसके साथ सपोर्ट करेंगे। कितने वोट गए होंगे, मतलब कितने परसेंट लोग दलित लोग कितने परसेंट जो है हमारे गाँव में लगभग 100% वोट है। 60% इमरान भाई पर गया हुआ, आपका 60% से भी ज्यादा है भाई इमरान पर गया है, 60% वोट का। हम आ गए हैं सहारनपुर के JV कॉलेज पर, और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने आज जो वोट किया है किस मुद्दे पर वोट किया है, किसको वोट किया है और वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी मैम, कैसे हैं आप? हमने विकास के लिए वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा। अच्छे से वोट क्या डालिए। सोच के आपने वोट डाला? विकास के लिए और बच्चों को जॉब के लिए, और हमारे समाज में जो इतना गंद फैल रहा है उसको सही करने के लिए, सफाई के लिए, कि हमारी बहू बेटियां बहनें जो हैं कहीं बाहर नहीं निकल सकती थी, आराम से बाहर घूमें फिरें, शाम को अपने बच्चों घर। के जॉब के लिए डाला है? हाँ जी, बच्चों महिला के सुरक्षा के लिए डाला हाँ जी, है? महिला तो महिला की सुरक्षा कौन कर सकता है आपके हिसाब से? किसको? मोदी जी मोदी जी। मोदी जी मोदी जी पे तो मोदी मैम- योगी जी। मोदी जी योगी जी, बिल्कुल बढ़िया। तो मैम एक सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि महिला सुरक्षा के मामले में तो मोदी जी लगभग हाँ जी। फेल होने के आरोप लग रहे हैं। नहीं गलत है। मोदी जी जिंदाबाद, राघव भैया जिंदाबाद, राघव भैया जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। तो मुद्दों की बात करते हैं, आपकी आवाज़ है ना सब तक पहुंचेगी, तो आप क्या चाहते हैं, देश क्या चाहता है वो भी पता चलना चाहिए ना। मेरा जो सवाल है, क्योंकि आप जिस पार्टी के सपोर्टर हैं, मैं आपसे तो सवाल करूंगा ना। मेरा जो सवाल है, क्योंकि मेरा सवाल करना, आप उसका उत्तर दो, जो मर्जी है आपकी वो उत्तर दो। मैं ये नहीं बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला। मेरा कहने का मतलब ये है मैम कि चाहे तो मणिपुर का मामला हो, चाहे महिला खिलाड़ियों वाला मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा के मामले में कई सरकार फेल होती नजर आ रही है। नहीं, गलत है। हमारी सरकार जो है बड़ी अच्छे से चल रही है, और हमें उम्मीद है कि इससे भी अच्छी हो, क्योंकि पहले हमारी जो लड़कियां थी कहीं बाहर नहीं निकल सकती थी, ना हम पेरेंट्स भेज सकते थे उनको, और अब हम निडर होकर अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। अच्छा मैम, एक बात और बताइए मुझे कि आपने जॉब का भी जिक्र किया है। हाँ जी। तो इसमें जॉब निकलनी चाहिए, तो लेकिन ये 10 साल मोदी सरकार को हो गए, जॉब के मामले में निकाली है उन्होंने, निकाली है, पर अब और अच्छे से निकाल लेंगे। उम्मीद है कि और अच्छा और करेंगे। अच्छे से निकाल बिल्कुल। जी अब बताइए। ये जो 10 साल में मोदी जी ने काम हुआ है, जैसे रोड को देखोगे आप लोग, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है पूरे इंडिया में, वो कि पिछले किसी सरकार में नहीं हुआ, खासकर अखिलेश सरकार की में, ना कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ हुआ। तो इसी नाम पे हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है कि वो और ज़्यादा मतलब एक टॉप लेवल पे लेके जाएंगे इंडिया में, इंडिया पूरे को वर्ल्ड में। लेवल हाँ पे जी, लेके जी, जाएंगे, जी। बिल्कुल हम सभी उम्मीद करते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? आयुष आयुष जी। आयुष वशिष्ठ जी, एक बात बताइए मुझे कि जिस तरह से बहुत सारी लोकतंत्र जो हमारी संस्थाएं हैं, देश की संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी है, इनकम टैक्स है, और भी हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिस तरह से उन पर खतरा है, ये खतरा मतलब कि जैसे विपक्ष जैसे आरोप लगा रहा है कि भाई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके मोदी सरकार जो है सब विपक्ष को खत्म करके और खुद की तानाशाही चलाना चाह रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो उसमें कहीं कहीं ये दिख भी रहा है कि जिस तरह से एक तरफा जो मोदी सरकार की तरफ आ जाते हैं, जो नेता जो मंत्री मोदी सरकार की तरफ आ जाते हैं, उन पर जो कार्रवाई है वो बंद हो जाती है, लेकिन जो विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष की जो पार्टियों में जो और लोग हैं, उन पर चुन कर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ये तो सवाल तो है सरकार पर। जी, जो चोर होगा वो तो बोलेगा ही, ये तो सारे करप्ट हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना, क्योंकि उनकी सरकार बननी नहीं है, तो इसलिए ये सब मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं, गलत है आरोप। अगर मेरे पास ब्लैक मनी रखूँगा मैं, तो ईडी थोड़ी ना कोई मोदी जी आके बोलेंगे नहीं इसके ऊपर कार्रवाई करो, या वो मुझे जानते हैं, जैसे उनके पास कंप्लेंट आएगी वैसे तो को भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त चेतावनी दी है, क्योंकि ईडी भी उनका जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। ईडी भी ये प्रूफ नहीं कर पाई है कि जिन जिन लोगों को हमने पकड़ा है, जिन जिन लोगों को हमने समन भेजा है, वो लोगों पर आरोप सिद्ध हुए हैं। ये इस बात में तो ईडी असमर्थ हुई ना जी भी। देखिए धुआं भी तो वहीं उठता है जहाँ पे आग होगी, धुआं भी वही जहाँ पे जहाँ होगी। जी बताइए, हाँ जी, हमने तो वोट डाली क्या सोच के वोट दिया है? हमारा देश सुरक्षित रहे। देश सुरक्षित रहे। हाँ, और मोदी जी हमारे फिर आए। मोदी जी हमारे फिर जी।
हमने भी इसी उससे दिया कि हमारा देश सुरक्षित रहे, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की लिखाई, बच्चों को जॉब अच्छे से मिले और बच्चे आराम से अपनी पढ़ाई कर सकें। आपको पता है मैम पढ़ाई कितनी महंगी होगी? हाँ महंगी होगी, मोदी जी सस्ती करेंगे। जिन जिन किताबों कापी पेंसिल पर पहले जीएसटी नहीं थी, उन कापी किताबों पर भी जीएसटी लगी है। आप ये एक सेकंड, एक मेरी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। जिस तरह से एक आम आदमी के बच्चे जिनकी सैलरी कम है, जो यहाँ पर रेडी पटरी लगाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, उनको अपने बच्चों की पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि पेंसिल पर भी टैक्स है, कापी पर भी टैक्स है, पढ़ाई की हर चीज़ों पर टैक्स लगा दी गया। तो ये मोदी जी को पढ़ाई सस्ती करी है मोदी जी ने, या पढ़ाई महंगी करी है? नहीं, पढ़ाई तो सस्ती करी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आराम आराम से सब काम तो धीरे धीरे तो कर रहे हैं। वो एकदम सारे काम कैसे कर देंगे आप बताइए? आप बताइए। सबको तो राशन फ्री दे रहे, सबको तो राशन फ्री दे रहे हैं, सबको तो राशन फ्री दे रहे हैं। अब धीरे धीरे उनकी पढ़ाई पे भी कंट्रोल करेंगे, उनकी महंगाई पे भी। राशन पर भी आ जाते हैं। राशन की अगर हम बात करें तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ अभी अपना घर चलाने में असमर्थ हैं। नहीं असमर्थ क्यों है? अब जिन लोगों के जेब में कभी पैसा नहीं मिलता था, आज राशन मोदी दे रहे तो उनकी जेब में पैसा मिलने लगा है और मकान मिलने लग रहे। जी इधर आइए। भाई साहब, मोदी सरकार ने इतने मकान दे दिए, कोई सोचने भी नहीं पड़ेगा। मतलब गरीब आदमी मकान बनाने के लिए सोचे था किराए पर। सही है। अब सरकार ने इतना बढ़िया कर रखा कि कम से कम वो अपने मकान तो बना सकते हैं। मतलब उन्होंने बच्चे भी पढ़ा रहे, अच्छा सुरक्षा है। जब हमें कहीं तक कमा के लाओ, घर तो आराम से पैसे रख के, नहीं तो घरों से लूट रहे थे और रात को नींद भी नहीं सही आवे थी। मकान की अगर हम बात करें भाई साहब, गुंडागर्दी इतनी थी बहुत ज्यादा। बस सूरत एक और एक सरकार से और हमारी गुजारिश है, जो हमारी देश की सीमा खुली हुई है, इस पे कोई ऐसे बनावा है कि मतलब जो है तारबंदी करे कि बाहर के घुसपैठी जो आ रही है, इनके प्रति भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। प्रत्येक राज्य से जहाँ जहाँ तक हमारी सीमाएं खुली हुई है, पश्चिम बंगाल की बात, पश्चिम बंगाल हुआ, नेपाल हुआ, तो अगर जो नेपाल के पास गांव भी है उन्हें हटा कर थोड़ा सा वहाँ सुरक्षा करें। बातार बाट होती है तो जो बाहर का जो आतंकवादी है, जो बाहर का आ रहा है हमारे यहाँ, वो हटना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, बाहर से आदमी आ रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा कि इस पर सख्ताई होनी चाहिए। ये मैं सरकार की तरफ एक रिक्वेस्ट कर रहा जी। मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। जी घुसे तो, पर दरअसल बात बताओ, आपने मकानों का जिक्र किया, आपने शौचालयों का जिक्र किया। काशीराम योजना, ये काशीराम योजना के नाम से बहुत सारे मकान बना के गरीबों को दिए हैं, शौचालय भी बने हैं, आपके नगरों में शौचालय भी बने हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली मोदी जी ही मकान और शौचालय दे रहे हैं। देखो काशीराम योजना से ज्यादा मकान है इस टाइम, और सब जाति को एक परिवार में है ना मकान है। अगर परिवार में 4 भाई है ना भाई साहब, 4 भाइयों को मकान मिल रहा। पहले एक जाति को मकान था, आज हर बिरादरी को जो मकान है। हर कहते हैं ना भाई साहब, सबके थे जो शहरी गरीब आवास योजना के नाम से। सर ऐसा नहीं था मोदी जी का नहीं, बाद में जो रेडी लगा रहा ना, आज उसके पास भी अपना मकान है। मोदी जी सब मोदी जी की देन है। और मोदी जी पक्षपात नहीं। पंडित जी क्या कह रहे थे आप? जी कैसे कैसा रहा चुनाव? बहुत अच्छा रहा, शांतिपूर्ण हुआ। कितनी परसेंट पोलिंग हुआ अभी तक यहाँ पर? लगभग 70 के आसपास हुआ। 70 के पास पहुँचा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी दोपहर तक पोलिंग का जो रेट है वो कम था। हाँ वो कम था, लेकिन अब शाम के समय थोड़ा बढ़ा है। जी, अब और क्या अच्छा रहा। क्या सोच के आपने वोट दिया है? बस राष्ट्र हित के लिए ही दिया है कि भाई देश में और अच्छा हो, बढ़िया हो। उम्मीद है, हाँ तरक्की हो। नहीं, उम्मीद तो यह है पहले से बेटर ही है। 10 साल में जब से बीजेपी है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहा है। और मोदी जी जब तक हैं वो अच्छा ही करेंगे, ऐसा नहीं है वो मोदी कुछ जी गलत नहीं होने मोदी जी पर जो उम्मीदें हमारी 2014 में 2019 में रही थी, उन पर मोदी जी खरे उतरे हैं। खरे उतरे, बिल्कुल खरे उतरे। वही सोच के हम लोग वही सोच के वोट देने आए, इसमें कोई शक नहीं है। खरे उतरे आपकी उम्मीद है? खरे उतरे। उनसे हमें भगवान जितनी अपेक्षा है। इस राष्ट्र के लिए मोदी जी जैसा व्यक्तित्व मिलना बड़ा कठिन है। जी क्या करें? हमारा सौभाग्य है कि हमें 100% खरे उतरे हैं। इनका कहना है मोदी जी अपने वादों में 100% खरे उतरे हैं। जी बिल्कुल। मतलब राष्ट्र की छोड़िए, हमारा परिवार जो है सुरक्षित है। जब हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। हमारे जो पहले जो बेटी
थी उनको पढ़ाने के लिए हमें संकोच करना पड़ता था, भेजने से हमें डर लगता था कभी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। आज है 24 घंटे, मतलब हमारी बेटी भी हमारी बहन भी 24 घंटे जो है खुले में घूमती है। राघव जी की राघव लखनपाल की टक्कर, राघव लखनपाल का मुकाबला किससे मान रहे हैं? हम राघव लखनपाल का मुकाबला किसी से नहीं मानते और न माना और न मानेंगे। राघव लखनपाल शर्मा जो है 24 घंटे आम पब्लिक के मैं कह लिए। रहा हूँ कि इस वोटिंग में जो चुनाव हुआ है इसमें राघव लखनपाल का मुकाबला किससे है? हम किसी BSP से है या कांग्रेस से है? किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हमारे राघव लखनपाल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी हजार वोटों से, कितने लाख वोटों से जीता रहे? 2.5 लाख वोट से जो है राघव लखनपाल शर्मा, तो बता रहे भाई, जैसा आप बता रहे तो पता चल जाता है। 2.5 लाख से कम जो है 2.5 लाख से जो है राघव लखनपाल शर्मा जीतेंगे। चल, आपको कुछ कहना था किसी और? कहना है भाई साहब, थोड़ा सा आगे आइए। जैसे आपने पूछा था कि ईडी, जिनके ऊपर ईडी बैठ जाती है उनको छोड़ दिया जाता है, और जिनके ऊपर ईडी नहीं बैठती उन जो नहीं, मैंने ये कहा है जो मोदी जी के साथ आ जाता है उस पर ईडी की कार्रवाई रुक जाती है, लेकिन जो उनके साथ नहीं है, जो विपक्ष में है, उस पर ईडी की शिकंजा और कड़ा हो जाता तो इसमें हमारा सनातन धर्म का महत्व है। हमारे सनातन धर्म के अंदर भगवान राम ने भी अवसर दिए, विभीषण को दिया, रावण को दिया, असुरों को दिया, अवसर दिया। जो असुर उनकी शरण में आ गए बच गए, जो सही हो गए। ये तो हमारा सनातन धर्म की महत्व है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी कर रहे हैं भले वो गलत है, अगर नहीं, गलत कर ही नहीं रहे भाई साहब, आप कैसे कह रहे हैं? आपका कहने का मतलब ये है ना कि जो शरण में आ गया उनको शरण का अर्थ होता है अपना असुरी स्वभाव त्याग देना, अपने मानव स्वभाव में आ जाना, वो है। तो अगर उन्हें त्याग करके आ रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मोदी जी भगवान का अवतार है? नहीं, भगवान का अवतार है। भगवान का अवतार तो भगवान ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी जी युग पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, और मेरे हिसाब से तो मोदी जी वाकई भगवान का अवतार है। कौन से ईश्वर का अवतार है? नहीं, भगवान का, भगवान राम का नहीं, भगवान का अवतार है। देखिए भैया, महापुरुष के भाई साहब, उस युग पुरुष को सत सत प्रणाम भाई, जो जिसने देश को आज कहां से कहां लेके पहुंच गए, नहीं तो नरक के अंदर पड़े हुए थे हम लोग। भगवान के अवतार नहीं है, लीडर होकर के घूम रहे हैं, लीडर हैं। चलिए, बहुत अच्छा।